नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बियॉन्ड द बार्स के 7वें पार्ट में। हम चाहते नहीं थे कि आपसे इस तरह से फिर से मुलाकात हो, क्योंकि ऐसे आयोजन किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, जहाँ ये कहना पड़े कि विरोध का अधिकार एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए किसी को जेल नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों को इसके लिए जेल हुई है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। ऐसी बातें किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के आयोजन करके कहना, ये अपने आप में उस देश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे उम्मीद की कश्ती और मीडिया के झूठ पर, और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, और कुछ देर में हमारे साथ इतिहासकार और लेखक अशोक कुमार पांडे जी भी जुड़ जाएंगे। जब हम उम्मीद की कश्ती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो कश्ती मुझे आप सब लोगों में दिखाई देती है, जितने लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि मीडिया के झूठ फैलाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा ना बन पाए, बल्कि दिल्ली के बुराड़ी में जो हुआ है, आप वैसे किसी आयोजन का हिस्सा बने। 7 बज चुके हैं, अभी तक कितने चैनलों पर एंकरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया होगा, आप अभी तक कितने चैनलों पर खतरे में आ चुके होंगे, लेकिन आप उन सब को छोड़कर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो उम्मीद की कश्ती है, वो तो मुझे आप लोगों में ही नजर आती है। और मीडिया के झूठ की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब वो इतने बड़े पैमाने पर फैल चुका है, और उसका जो रूप है वो इतना अविश्वसनीय हो चुका है कि कई बार उसका पर्दाफाश करना, या फिर जिसे हम फैक्ट चेकिंग कहते हैं, वो अपने आप में एक शर्म की बात होती जा रही है। आप आप सोच कर देखिए कि क्या आप अपनी आंखों में बिना शर्म लिए ये फैक्ट चेक पढ़ सकते हैं कि नहीं, मुसलमान इस देश में कोरोना नहीं फैला रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं। तो हम जब मीडिया की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत कल की घटना से ही करते हैं। कल दिल्ली के बुराड़ी में एक हिंदू महापंचायत के नाम से एक आयोजन किया गया, जो कि प्रीत सिंह और पिंकी चौधरी ने किया, जो कि इससे पहले जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और जमानत पर अभी बाहर हैं। वहां पर यति नरसिंहानंद, जिन्होंने इससे पहले की हरिद्वार में भी इस तरह की हेट स्पीच दी, उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कही। वहां पर 5 मीडिया के साथियों पर हमला किया गया, इनके फॉलोअर्स के द्वारा, और मुसलमान पत्रकारों पर सांप्रदायिक हमले किए गए। एक महिला पत्रकार का पीछा भी किया गया। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आज के दौर में, जहां एक तरफ मीडिया का एक धड़ा ऐसा है जिसको कि कुछ भी बोलने की आज़ादी है, जिसको कि हम जिस मीडिया के झूठ की बात कर रहे हैं, तो अगर सच में इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो उन्हीं के लिए है कि आकर हो सकता है वो आपके बारे में भी कुछ बोल दें, ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में भी कुछ बोल दें, और उनको कुछ नहीं हो। तो उनके पास इतनी आज़ादी है। लेकिन जिस उम्मीद की कश्ती की बात हम कर रहे हैं, या फिर अगर हम कहें कि जो मीडिया जो सच दिखा रहा है, सच दिखाने की हिम्मत कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है देश की राजधानी में कि उसे उसका पीछा किया जाता है और उसको पीटा जाता है। और देश की राजधानी ही नहीं, देश के अगर दूर दराज के इलाकों में भी ऐसा हो तो बिल्कुल गलत है। मगर चूंकि राजधानी जो है वो सबके नजर में रहती है, तो राजधानी में अगर ऐसी घटना होती है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया पर इस तरह से हमला हो जाना और मेन स्ट्रीम मीडिया का चुप्पी साथ लेना, कहीं भी इस खबर को नहीं दिखाया गया कि 5 युवा पत्रकारों पर हमला किया गया, कहीं भी नहीं दिखाया गया। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि मीडिया जो है वो अब अपने ही साथियों के लिए खड़ा नहीं होता है, और जब उसके बारे में बात भी करता है, तो उसे एक तरह से जस्टिफाई कर देता है। मतलब कल जब आप कमेंट्स देखेंगे, तो कई लोग ये कह रहे थे कि वहां पर ये लोग मतलब कई लोगों ने ऐसी बातें भी कही कि वहां पर मुसलमान पत्रकार क्या कर रहे थे हिंदू महापंचायत में, ऐसी बातें भी कही गई। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि मीडिया के लिए अब मीडिया के लोग ही खड़े नहीं होते हैं और उसे जस्टिफाई करते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी। और चूंकि हम जिस पेज पर लाइव हैं, उमर के पेज पर, जहां तक मुझे सूचना है कि हम लोग उमर खालिद के पेज पर लाइव हैं, जी। तो इस बातचीत में जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं या जो लोग बाद में सुन रहे होंगे, उन सबको मेरा इनकलाबी सलाम है। उन सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। और बिल्कुल मैं पहले शुरुआत वहीं से करूंगा कौशिक, कि आपने जो बात कही है वो बेहद गंभीर बात है कि ऐसे आयोजन, काश उमर के पेज पर उमर खुद लाइव आकर के
आज इस घटना पर अपनी बात रखता हूँ। जी। उमर हमारा संघर्षों का साथी है। पता नहीं, हम लोग बहुत निजी संबंधों में नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा संबंध जो रहा है, वो संघर्षों का रहा है। तमाम आंदोलन, चाहे वो सीएनआरसी का आंदोलन रहा हो, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ जो आंदोलन रहा हो, या संविधान सम्मत जितने भी आंदोलन रहे हों, अक्सर हम दोनों साथ में शामिल रहे। हमारा रिश्ता आंदोलनों का रिश्ता है, और मैं कम से कम उमर का वह दोस्त नहीं बनना चाहूंगा जो मीडिया के सामने ये कहूं कि किसने बताया कि उमर मेरा दोस्त है। मैं बहुत शान से, बहुत एहतराम से ये बात कहता हूं कि हाँ, उमर मेरा संघर्षों का साथी है, और बहुत जल्द मेरी ख्वाहिश है, मेरी सदिच्छा है कि उमर इस सांप्रदायिक तानाशाही फासिस्ट सरकारों की बेड़ियों से निकल करके हमारे साथ होगा, और फिर हम मुट्ठी बांध करके इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे। जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये हो, और सरकार अपनी जो हरकत कर रही है, जेल में रख करके आप कितना दिन किसी की उस आवाज को दबा पाएंगे जो आम आवाम की आवाज के पैरोकार है, जो संविधान की आवाज है। इसलिए मैं इस ख्वाहिश के साथ अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। कौशिक जी, जो आपने सवाल रखा है और जो आज आपका विषय है मीडिया के संदर्भ में, जी। पहली टिप्पणी मेरी ये है कि हमने अब तक किताबों में पढ़ा था कि लोकतंत्र के कई स्तंभ हैं, कई खंभे हैं। उनमें से एक खंभा है मीडिया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका के अलग एक स्वतंत्र, स्वायत्त, कमोबेश निष्पक्ष, किताबों की परिभाषा कहती है कि एक मीडिया होगी जो जनता के पक्ष में खड़ा होगी, जी। जो सत्ता से सवाल करेगी और संवैधानिक मूल्यों की हिमायती होगी। मगर एक टिप्पणी तो ये कि कौशिक, किसी का निष्पक्ष होना असंभव है। हम पक्ष चुनते हैं। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एडहॉक पर प्रोफेसर हूं। मैं परमानेंट नहीं हूं 12 साल से। फिर भी मैं अपने पढ़ने और पढ़ाने के अब तक के अनुभव के आधार पर एक बात कहता हूं कि हमारा निष्पक्ष होना असल में, या खामोश होना, सत्ता के पक्ष में होना होता है, प्रकारांतर से। बिल्कुल। आपको एक पक्ष चुनना पड़ता है, और जब आप सत्ता के लंबरदार नहीं हैं, सत्ता में शामिल नहीं हैं, तो आपका पक्ष है आवाम का पक्ष, संविधान का पक्ष। इसलिए मैं मीडिया का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए बहुत दावे से कोई बात नहीं कह रहा हूं। अपनी एक नागरिक बोध की जिम्मेदारी पर मैं अपनी समझदारी आपसे साझा कर रहा हूं कि मीडिया जी। की जिम्मेदारी निष्पक्ष होना नहीं है। मीडिया की जिम्मेदारी है सत्ता के प्रतिरोध में जनता के पक्ष में खड़ा होना, बिल्कुल। संविधान के पक्ष में खड़ा होना। इसलिए आज का विषय बेहद मौजू हो जाता है कि क्या हमारे दौर की मीडिया संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज बन रही है क्या? अगर ऐसा होता तो उमर खालिद आज जेल में नहीं होते। प्रोफेसर हैनी बाबू, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे अग्रज, आज जेल में नहीं होते। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में नहीं होते। गौतम नवलखा वर्वर राव जेल में नहीं होते। तमाम छात्र नौजवान जेल में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वह जिम्मेदारी निभाई जो एक नागरिक की जिम्मेदारी थी, सच बिल्कुल। के पक्ष में खड़ा होना, और वही जिम्मेदारी मीडिया को निभाना है। मगर विडंबना कौशिक ये है कि हमारे दौर की मीडिया जनता के पक्ष में खड़े होने की बजाय सत्ता के पक्ष में खड़ी है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे कई बार हम लोग अपने तंज करने की शैली में कहते हैं मनु स्ट्रीम मीडिया। मनु स्ट्रीम मीडिया। मनु जी। स्ट्रीम मीडिया हाँ, बिल्कुल। असल में उमर किसकी लड़ाई लड़ रहा था? संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहा। प्रोफेसर हनी बाबू किसके पक्ष में खड़े? जनता के पक्ष में। और जनता के खिलाफ, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ कौन है? वो जो मुझसे चंद कदम की दूरी पर बुराड़ी में एक धर्म संसद आयोजित करके इतना डेरोगेटरी कमेंट देता है कि मैं यहां आपको दोहरा नहीं सकता। मीडिया जिसके पक्ष में खड़ा है। इसलिए
आपके पहले सवाल के जवाब में मेरी टिप्पणी कौशिक ये है कि यह असल में कारपोरेट पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी सत्ता का गठजोड़ है, जो फासिस्ट है, जो सांप्रदायिक है, जो संविधान विरोधी है, और जो पैसा लगा है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया में, वो पैसा उन्हीं लोगों का लगा है जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उन्हें चुनाव जितवा रहे हैं। और जब उन्हें वो चुनाव जितवा रहे हैं तो वो उनके पक्ष में खबरें चलाते हैं और उनको मुनाफा कमाते हैं। मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरे देश के पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को, पीएसयूज को उन्हीं के हाथों बेच रहे हैं, जिनका पैसा मीडिया में लगा। इसीलिए कौशिक ये हो रहा है कि मीडिया उनकी आवाज नहीं बन। वरना एक बात मैं सोचता हूं, उमर मेरे साथ बाहर होता तो हम दोनों शायद एक साथ मुट्ठी तान करके कहते कि संविधान को जंतर मंतर पर जिसने जलाया उस पर कितने टीवी शो आपने किए, कितने प्राइम टाइम किए। दिल्ली में बैठ करके भगवा रंग के संविधान को जब एक सभा में घोषित किया गया खुलेआम कि हमने एक अल्टरनेट संविधान बना दिया है, तो आपने उसमें कितना प्राइम टाइम किया? क्या ये संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं है? क्या ये हमारी नागरिक बोध का हनन नहीं? हरिद्वार में बैठ करके कोई धर्म संसद में गांधी को गालियां दी। मैं कौशिक उस विचारधारा से आता हूं जो गांधीवादी अपने को नहीं कहता। हम डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, गांधी में भी कुछ खामियां थी, लेकिन हम किसी भी वक्त गांधी के हत्यारों के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम गोडसे के मानने वाले और उनकी मूर्ति बनाने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये आपने बहुत ही जरूरी बात कही है जी। हाँ, गांधी का होना आइडिया ऑफ इंडिया में कुछ जोड़ता है, जैसे अंबेडकर का होना जोड़ता है, जैसे भगत सिंह का होना जोड़ता है। आज वो लोग भारत का संविधान भगवा रंग में बना करके संवैधानिक मूल्यों के खुलेआम हत्या कर रहे हैं, उन पर मीडिया खामोश है। तमाम जन आंदोलन हो रहे हैं। इसी देश में आदिवासी गोली खा रहे हैं अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, और आदिवासियों को विकास के नाम पर उनकी जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुष्य मीडिया में उस पर कोई खबर नहीं है। दलितों पर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मारा गया, पिछड़े तबके के लोगों को मारा जाए, और उस पर भी कोई खबर नहीं है। अभी राजस्थान में जो हो रहा है, मस्जिद के सामने रमजान के पाक महीने पर भगवा लहराते हुए ये गाना बजाना कि टोपी पहनने वाले एक दिन जय श्री राम बोलेंगे। कहाँ है संवैधानिक मूल्य? कहाँ है मीडिया? आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र थे, या तो घोषित कर दो कि आप हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं। आज उमर खालिद अगर बाहर होता तो एक साथ इस बात का विरोध करता कि ये संवैधानिक मूल्यों की हत्या है। इसलिए कौशिक, इस मीडिया घरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आम आवाम के नागरिक बोध से हमें उम्मीद है, और जिसके लिए हम खड़े, वो यति नरसिंहानंद पर कोई सवाल नहीं पूछा। बीबीसी का एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था, जैसे माइक फेंक करके यति नरसिंहा राव ने उसके ऊपर हमला करने की बात की, और आपने अपने उनका पीछा भी किया गया, मारे जा रहे हैं। बलिया में राम राज्य जो दोबारा स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो बलिया में जब पेपर लीक हो गया, 12वीं का पेपर, अब तक ऐसा नहीं होता, 12वीं का पेपर लीक हो गया, और जो पत्रकार खबर छाप दिया, हालांकि उस पत्रकार ने बुलंदी से नारा लगाते हुए डीएम और डीएम प्रशासन के खिलाफ नारा लगाया। मैं उनसे एक सुझाव उनको देता हूं कि भाई, सरकार के खिलाफ नारा लगाओ, डीएम और एसपी को कोई औकात होती नहीं है, वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। लेकिन फिर भी वो तेवर था, उस पत्रकार के साथ नहीं खड़े हुए ये लोग। मिर्जापुर में पिछले राम राज्य में जब पिछली सरकार थी, तो मिर्जापुर में एक पत्रकार ने खबर छाप दी कि मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी दी जा रही है, उसको जेल में डाल दिया डीएम ने जी। उस मीडिया घराने, मीडिया के लोग मारे गए, कोविड में मीडिया के लोग जान से हाथ धोए, उनको बेड नहीं मिला। ये मीडिया के लोगों का कोई अपना बोध नहीं बचा है कि वो आपके लोगों के साथ खड़े होंगे। हाँ, मीडिया के लोग उनके साथ खड़े होंगे जिनको पुलवामा कैसे होगा, कब होगा पता था, जो फेक टीआरपी से अपने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए इस मीडिया से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कौशिक कि ये हमारी आवाज बनेगा।
इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ही मेन स्ट्रीम मीडिया। जी जी, लक्ष्मण जी, आपने एक बहुत ही मतलब ज़रूरी बात कही कि अगर अभी उमर खालिद बाहर होते तो वो क्या कर रहे होते? वो ऐसे ही आयोजनों में देश में जो भी चल रहा है, चाहे वो बुरारी में हुआ, चाहे वो हिजाब का प्रकरण है, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या का मामला है, वो इस तरह के जो भी अन्याय है, नाइंसाफ़ियाँ हैं, वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे होते। आपने बेहद ज़रूरी बात कही। तो आपको क्या लगता है कि उमर खालिद जैसे शख्स को 18 महीने से जेल के पीछे बंद करना, क्या क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक एक मुखर मुसलमान आवाज़ को हिंदुस्तान के लोकतंत्र से बिल्कुल इरेज़ करने की एक कोशिश की जा रही है? क्योंकि उमर खालिद एक ऐसी आवाज़ थे जब वो बाहर थे कि देश में जहाँ कहीं भी गलत हो, तो उसके खिलाफ जब भी कोई आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, तो वो उसका हिस्सा बनते थे। तो आपको नहीं लगता है कि और दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने बुरारी में ये महापंचायत की, वो इससे पहले भी ऐसे महापंचायत कर चुके हैं और जेल में जा चुके हैं और इस शर्त पर ज़मानत पर बाहर थे कि वो ऐसी पंचायतें नहीं करेंगे। लेकिन उनको इतनी आज़ादी है कि वो बार-बार नफ़रत फैलाएँ। और दूसरी तरफ अगर हम उमर खालिद जैसे लोगों की बात करें और तमाम लोगों की बात करें जो दिल्ली दंगों में तमाम लोग जो जेल में हैं, चाहे वो उमर खालिद हों, गुलफिशा हों, शर्जील इमाम हों, खालिद सैफी हों, तो उन पर जो ये जो अटैक है कि इतने महीनों से जेल के पीछे बंद है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये लोकतंत्र के अंदर मुसलमानों की आवाज़ को इरेज़ करने की कोशिश की जा रही है? निसंदेह कौशिक, ये बहुत गंभीर मसला है और अ, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि ये हमारी आँखों के सामने हो रहा है। पहला एक एक वहाँ से शुरू करता हूँ, चूँकि वो मसला पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा हुआ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक का मसला था। जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। हिजाब पहनना, नहीं पहनना, विद्यार्थियों को 2 खाँचे में बाँट करके खड़ा कर देना और शासन प्रशासन के लोग खड़े होकर के कहें। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट क्या सुनाया कि हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है। कोर्ट का काम ये है। कोर्ट शायद ये कह देता कि स्कूल और कॉलेज के जो नॉर्म्स हैं उसको पालन करो, लेकिन ऐसा लगता है कि सब मिलकर के एक धर्म विशेष मुसलमानों के खिलाफ जहां मौका मिले, हम दोनों हिंदू हैं कौशिक, जी, सो कॉल्ड, मैं अपने को उस तरह से हिंदू मानता नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं हूं। मैं अभी प्रिविलेज है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ नाम का बिल्कुल प्रिविलेज है। प्रिविलेज है। मेरी लिंचिंग अभी तक नहीं हुई। मुझे गालियां पड़ती है, नो डाउट। हम आरक्षण पर जब बात करते हैं, हम अंबेडकर फूले पेरियार पर बात करते हैं, तो यही हिंदू कहने वाले लोग हमें गाली देते हैं और जी, तभी हम इनसे पलट के पूछते हैं कि भाई किस बात के हिंदू तुम 85% कहते हो अपने को? दलित तुम्हारे हिंदू नहीं। जितेंद्र मेघवाल को क्यों मारा अगर हिंदू था वो? बिल्कुल, दलित अगर हिंदू था तो उत्तराखंड में खाना बनाकर खिलाने वाली स्कूल की वो सहायिका को क्यों तुमने कहा कि खाना उसके हाथ का नहीं खाएंगे क्योंकि वो दलित है? पिछड़े तबके के लोग हिंदू नहीं। 9 प्रोफेसर पूरे विश्वविद्यालयों में है। वो आदिवासी मारे जा रहे हैं जल जंगल जमीन पर, वो कौन से हिंदू हैं? तो ये प्रिविलेज, असल में ये फेक नरेशन है। हिंदू 85% है नहीं भाई। ये तुरंत जी, इनका आरक्षण पर बहस करिए, इनका हिंदुत्व तो पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी, तुरंत एकदम बिल्कुल। लिबास उतर जाएगा। ये जितने अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजेमनी वाला हिंदुत्व है, इसकी पोल खुल जाएगी कि ये कोई हिंदू विंदु नहीं है। हाँ, लेकिन हो ये रहा है कि हमने पढ़ाई बर्बाद कर दी, हमने इस देश में बेरोजगारी पैदा कर दी, हमने एक बहुत बड़े तबके को उसकी ऐतिहासिक जड़ों से काट दिया। तो जो शिक्षित नहीं है, जो जागरूक नहीं है, सजग नहीं हो पाया, वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी थी कि किसी की जेब में पैसा है कि नहीं, किसी को पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी की जाति ऊंची है या नीची, कोई गांव में रहता है या शहर में रहता है, इससे तय ना हो कि उसे शिक्षा मिलेगी या नहीं। वहां तो आप फेल हुए। तो जो अनपढ़ कुपढ़ भीड़ पैदा हुई, उसे आप झट से हिंदू बना लेते हो कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। हुँ, अरे हिंदू राष्ट्र खतरे में तो हिंदू, ये राम मंदिर का ट्रस्ट जो बना, मैं कौशिक खुलेआम कहता हूं इनको चैलेंज दे करके, कितने दलित पिछड़ों को ट्रस्ट में बनाया? ये मंदिरों के पुजारी कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं? ये हिंदुत्व के नाम पर कौन कमा खा रहा है? वो लोग हैं जो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बात। बिल्कुल। अब दूसरी बात पे आते हैं। ठीक बात है कि फिर भी हम लिंचिंग के शिकार नहीं हुए।
हिजाब पहनने पर जिस तरह से काम कर्नाटक में हुआ, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिलेजिटिमेट करने का काम हुआ। वो काम जेएनयू पर हुआ है, जामिया पर हुआ है, एएमयू पर हुआ है, डीयू पर हुआ है। एक तो नई शिक्षा नीति के आने के बाद ये तय हो गया है कि जैसे कोविड में दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे देश का प्रधानमंत्री आपदा में अवसर बनाकर 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून और नई शिक्षा नीति 3 कानून पास किया। क्या हड़बड़ी थी भाई? लेकिन फिर भी पास किया गया। किसान समझ गए कि फसलों और नस्लों को अंबानी अडानी के हाथों बेच देंगे, लड़ गए, अड़ गए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसान बिल वापस है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, अभी ये एक बात, श्रमिक नहीं लड़ पाए, ट्रेड यूनियन खत्म हो गई, विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया गया, नई शिक्षा नीति के क्लॉजेज अभी आ चुकी, विषय उस पर नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा क्लॉज ये कहता है कि पूरी एजुकेशन पैटर्न को प्राइवेटाइज करने का काम कर दिया गया। तो जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो एक ऐसी भीड़ ही तो तैयार होगी जो इस तरह की चीजों को डिलेजिटिमेट करेगी। एक फिल्म बनेगी और उस पर बैठ करके सिनेमा हॉल में नारे लगेंगे, वहां से ये आह्वान किया जाएगा कि यही हुआ है, आप अतीत से क्या खोज कर लाना चाहते हो? अगर तुम्हें हिम्मत है कश्मीर फाइल बनाने की तो एक फिल्म बनाओ, एजुकेशन फाइल, और दिखाओ कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पर कौन गोबर फेंकता था, कौन पत्थर मारता था, शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसके राज में नहीं मिला था। मैं कहता हूं एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया, शंभू का वध क्यों हुआ। बनाओ इस पे भी एक एजुकेशन फाइल बनाओ। या फिर आज के दौर में रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ? पायल तडवी, रोहित वेमुला, नजीब गायब हो गया, आज तक पता नहीं नजीब कहाँ है। आप इनकी बात करेंगे तो आप इंटरनेशनल हैं। कौन सा वो नेशन है जिसमें हम सारे लोग जो संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो इंटरनेशनल है? उमर खालिद इंटरनेशनल है। और ये जो अजय मिश्र टेनी के गाड़ी चढ़ा दे थार जीप किसानों पर, वो नेशनलिस्ट है। संविधान की हत्या करो, संवैधानिक मूल्यों का अपमान करो, आप राष्ट्रभक्त हैं। और एक धर्म विशेष पर इस तरह से हमला, एक तो ये पूरा पहलू है कौशिक। और आखिरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उमर के पेज पर लाइव बोल रहा हूं, हमने 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन जब शुरू किया, उस आंदोलन में जितने भी लोग संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते थे ना, वो मुट्ठी बांध करके एक दूसरे के साथ खड़े थे। वो 90% आवाम है जो मेहनत कश आवाम है, कामगार आवाम है, जिसके श्रम से ये मुल्क बना है। इस मुल्क के दस्तूर ने उनको हक हुकूक दिया है और इस मुल्क के सार्वजनिक तालीमी इदारों ने उन्हें बनाया है। और उमर और हम एक मंच पर खड़ा होकर के मुट्ठी तान के नारा लगा रहे हैं। हम CNRC में नारा लगाते हैं और आज भी आंख में आंख डाल करके कहते हैं कि ये गलत नहीं है, मैं उमर के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हम संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमें लाग लपेट नहीं। ये विपक्षी दल के नेता जो मुसलमानों का नाम लेने में आप हिचकते हैं, आप विपक्ष में बैठे हो और आपके यहाँ CNRC का आंदोलन चल रहा हो, महिलाएं रात दिन सड़क पर हो और आप उनके साथ में खड़े हो रहे, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप मुसलमान शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, आप दलित और आरक्षण शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, फिर कौन सी राजनीति? इसलिए मैं उम्मीद से देखता हूं नागरिक समाज को। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं कौशिक, और हम चाहते हैं कि जैसा हमारा क्लासरूम है ना, इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में अगर 15 से 20% मुसलमान हैं, उनके पास तो विकल्प था। मैं एक किस्सा सुनाता था CNRC में, चूंकि बातचीत हो रही तो उसको सुना दो कौशिक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पिताजी के मित्र थे, हैं अभी भी, वो उनसे वो एक किस्सा सुनाते थे कि उनसे किसी ने कहा कि भाई आप लखनऊ नहीं गए, आप तो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बट गया, धर्म के आधार पर राष्ट्र बच गया, तो आप पाकिस्तान नहीं गए? तो उन्होंने एक नज्म पढ़ी, एक शेर पढ़ा जी, इसकी मिट्टी में है पैदा, दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे, न निकाले किसी के जाएंगे। हमारे यार, हम तो अपने जीवन में लखनऊ तक नहीं गए, पाकिस्तान क्या खाक जाएंगे? बाई डिफॉल्ट हम भारतीय हैं। और इस देश का एक मुसलमान जो संवैधानिक मूल्यों में भरोसा रखता है, उमर खालिद और खालिद सैफी जैसा, उनके पुरखों के पास तो मौका था, उन्होंने इस हिंदुस्तान की सरजमी को चुना, और आज आप उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
इस देश के बहुसंख्यक आवाम के भीतर जहर बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सा नागरिक बोध है, कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? डॉक्टर अंबेडकर को मिसकोट करते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर एक बात कह दूं, डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक बात कुछ बातें लिखी। उन्होंने कहा आखिरी मुसलमान जब तक यहां से भारत से पाकिस्तान न चला जाए ये विभाजन अधूरा है। इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की मंशा ये थी पूछने की कि इस देश के इतने मुसलमानों को कैसे भेज पाओगे दूसरे मुल्क में, मत करो, ये बर्बाद हो जाएगा। और जिन्होंने चुना उन्होंने उसी डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में दर्ज किया है, उस संविधान सभा ने दर्ज किया। और आज आप कोई मौका नहीं छोड़। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, वहां सारे बच्चे मिलकर के पढ़ते हैं और आप बच्चों के बीच सांप्रदायिकता की नफरत फैला रहे हैं। ये हम यहां खड़े हैं और मैं निराश नहीं हूं, गुस्से में भले हूं कि अगर हम अपने वक्त के इन सवालों से आंख में आंख डाल करके सच नहीं बोल पाए ना, तो हम भगत सिंह और अंबेडकर के वारिस कहलाने के हकदार नहीं है, हकदार नहीं होंगे। बिल्कुल, ये मेरी टिप्पणी। जी लक्ष्मण जी, आपने जो कहा कि अब क्लास के अंदर यानी कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है वहां पर बच्चों को बांटा जा रहा है, 2 खेमों में बांटा जा रहा है और वहां पर भी जो है ये जो एंटी मुस्लिम जो हेट है वो अब क्लास में भी फैलाया जा रहा है। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जो कि अगर आप चाहें तो आप अपने निजी अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि हमारे समय में क्या होता था कि जितने भी टीचर्स थे, जितने भी थे, चाहे वो स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो उनका जो पॉलिटिकल जो उनके विचार है, राजनीतिक विचार है, वो हमें पता नहीं होते थे। तो हमारे लिए सारे जो टीचर हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो चाहे वो मैथ के हो, सब हमारे लिए समान होते थे। लेकिन आज के दौर में एक आप जैसे टीचर के लिए जो कि इतने ज्यादा मुखर हैं, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप इस आयोजन में आपने कहा कि उमर खालिद आपके साथी हैं, तो कल को अगर कोई आपका छात्र ये पूछ दे कि हाँ सर आप उमर खालिद जैसे एंटी नेशनल का साथ क्यों दे रहे हैं, तो अगर कोई ट्विटर पे ये सवाल करे तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका छात्र पूछे तो आप उसे किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि जो आपने बात कही कि आपके कॉलेज में तरह तरह के छात्र हैं, तो हो सकता है कि उसमें ऐसे भी छात्र होंगे जो आपसे सहमत नहीं रखते होंगे। तो क्या जब उन्होंने आपसे सवाल किया तो आप उसे किस तरह से डील करते हैं? और जो एक अनलर्निंग का जो प्रोसेस है, जो हम कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ लर्न करने के साथ अनलर्न करने की जरूरत है, तो आप इसे कैसे अपने छात्रों को समझाते हैं कि ये जो नफरत है वो उसे अनलर्न कैसे करें? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक तो ये बात है कौशिक कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं की थी। हम एक वेलफेयर स्टेट की जब बात करते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये था कि आप एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिंदगी की बुनियादी जरूरतें ये राज्य की जिम्मेदारी होगी और किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र किसी भी चीज को देखे बिना वो सबको उतनी बुनियादी जरूरतें तो देगा कि उसे अच्छे तालीम मिले, अच्छा स्वास्थ्य उसका रहे, उसे रहने को घर मिले, उसके हाथ को काम मिले। ये एक नारा था, समाजवादी आंदोलनों का नारा था कौशिक की, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर तो जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। ये नारे, इन नारों की तारीख के ऊपर चढ़ करके हम यहां तक पहुंचे थे और आज ये हो रहा है कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी खींच रहा है, सारी चीज प्राइवेटाइज कर दो, सब कुछ बेच दो निजी हाथों में, फिर बचेगा कहां संविधान? एक प्राइवेट कारपोरेट कभी वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है। वो मुनाफे के लिए एजुकेशन देगा, मुनाफे के लिए रेल चलाएगा, मुनाफे के लिए हवाई जहाज चलाएगा, मुनाफे के लिए नौकरी देगा, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वीपी सिंह की सरकार में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और उस समय 1991-92 में एक सोशल जस्टिस कमेटी बनी थी, सोशल रिफॉर्म कमेटी बनी थी। मधु दंडवती, शरद यादव, रामविलास पासवान उसमें मेंबर थे और उस कमेटी रिकमेंडेशन में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये उनकी रिकमेंडेशन थी।
जो यूपीए 1 में आकर के राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन तक तो आई, राइट टू फूड तक आई, राइट टू एजुकेशन अभी तक नहीं आ पाई। एक बात तो शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी थी, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य दे, एक बेहतर नागरिक पैदा हो हमारे समाज में जो कल को हमें आगे ले जाए। ये कल्पना थी। हो ये रहा है कि पूरे तालीमी इदारे बर्बाद किए जा रहे हैं, या तो उनको वाइस चांसलर उनका अपना आरएसएस का व्यक्ति लगाया जा रहा है, प्रिंसिपल उनके लगाया जा रहा है, खुलेआम हो रहा है। इस पे नाम लेके कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने झंडे के रंग में रंगने की जरूरत है। इसका असर क्लासरूम पर भी होता है। और दूसरी तरफ आपके समाज में जो कुछ, चेगवेरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। चेगवेरा कहते हैं कि आप कितने भी मजबूत हो जाए, कितने भी कामयाब हो जाए, कितने भी ताकतवर हो जाए, मगर आपका पड़ोसी अगर बीमार है तो आप बहुत दिन तक स्वस्थ नहीं बचेंगे। समाज का असर आपके ऊपर होता है। बिल्कुल। बाहर जो कुछ भी दुनिया में होगा, मेरे क्लासरूम के भीतर उसका असर देखेगा। जी। भले वो बोलने में ना दिखे। हम एक ऐसे क्लासरूम से निकल करके आए थे जहां हमारे टीचर ने कभी हमारी जात नहीं पूछी थी, हमारा धर्म नहीं पूछा था, कई बार तो हमारा नाम तक नहीं जानते। हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। हम अपने बच्चों से कभी उनकी जात धर्म नहीं पूछते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनकी एक जमात है, वो स्टूडेंट है, मैं उनका टीचर हूं। और मैं उनको यही सिखाता हूं कि ये इंक्लूसिवनेस से, ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है, सब मिलकर के एक दूसरे से रहें। मगर आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो खाई समाज में पैदा की गई है ना, वो हमारे क्लासरूम में कई बार चाहे अनचाहे दिखती है। बिल्कुल। और इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मैं एक वाकया बताता हूं। जी। मैंने अक्सर दो उदाहरण मैं लेता हूं कई बार। पहला मैं पूछता हूं कि आरक्षण में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आरक्षण को सही मानते हैं, कितने लोग गलत मानते हैं? अच्छा, ये आप क्लास में पूछते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग कई बार अस्मितामूलक विमर्श और सामाजिक, चूंकि साहित्य का विषय समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ कफन जैसी कहानी भी लिखी गई है, गोदान जैसा उपन्यास भी लिखा गया है, और हमारे यहाँ तोड़ती पत्थर से लेकर के राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है, कविताएं भी हम पढ़ाते हैं। जी। ये अगर आज ये सिलेबस बनता तो मुझे लगता है नागार्जुन, पाश, कबीर, रैदास सब जेल में होते, सब पर यूएपीए होता, सब जेल में होते। वैसे वो अपने वक्त में भी जेल में रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। फिर भी वो लड़े, बिल्कुल। दो नहीं मेरा, अरे इन दो रान पाई, हिंदुन की इंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोही तुम कद दूध, जैस केलन की पात के पात पात में पात, तस मानुष की जात के जात जात में बात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। क्या क्या आइडिया ऑफ इंडिया में कहां है कबीर, कहां है रविदास, कहां है गुरु नानक बुल्ले शाह? पढ़ यार मुफाजिल बनिया, कभी अपने नाल लू पढ़िया ही नहीं। बुल्ले शाह कहां है आइडिया ऑफ इंडिया इस हिंदू राष्ट्र में? तथागत बुद्ध कहां है? ये सारी चीजें सिलेबस में हमारे, तो हम अक्सर बात करते हैं। तो जब आरक्षण पर जब मैं इस तरह कोई सवाल पूछता हूं तो दो तरह हाथ उठते हैं। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं कि आरक्षण का विरोध करने वालों में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है? तो ऐसा कोई नहीं होता है। आरक्षण का समर्थन करने वाले कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? ऐसा हाथ नहीं उठता। तो मैंने ये कहा कि आप कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे कि जो बात आपके ऊपर लागू होती है आप वहीं से सोचते हैं, वहीं से नजरिया बनाते हैं? आप हिंदू है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मुसलमान होने का मतलब इस समय इस देश में क्या है? रहने को घर नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह शंका की नजर से लोग देखते हैं, अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, मार रहे हैं। और जैसे जाति पता चलती है वैसे ही कहते हैं तुम तो दलित हो, तुम तो ओबीसी हो। मैं अपना एक वाकया कौशिक आपके मंच पर जरूर शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, और कई बार लोग कहते हैं कि तुम नहीं झूठ बोलते हो, मेरे पास तो नहीं था प्रमाण कि मैं उसको दर्ज कर पाऊं। मेरे अपने प्रोफेसर ने कहा, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया तो उन्होंने कहा कि बाहरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? ओबीसी हिंदू नहीं है। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम हिंदू अगर नहीं मानते उन्हें तो ओबीसी के 9 प्रोफेसर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्यों है भाई? जज क्यों नहीं है, वकील क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति क्यों नहीं है? कहाँ का हिंदू राष्ट्र?
कौन सा 85% हिंदू? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं लोग, जो जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, ये हमारे हिजाब के नाम पर हमारे क्लासरूम को। और एक बात और, कि आप अपने घर में सुधार न करके पड़ोसी घर को सुधारने जाएंगे ना, तो आप दंगा कराते हैं। उस पड़ोसी को इतना मजबूत करिए कि उनके भीतर सुधार की आवाज उनके भीतर से उठे। मुस्लिम धर्म के भीतर सुधार होना चाहिए, ये बात मुस्लिम बोले, हिंदू क्यों बोलेगा भाई? हिंदू धर्म के सारे सुधार हो गए क्या? धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए क्या? तो अरे तुम्हें दंगा कराना है तो तुम दूसरे धर्म को सुधार, ट्रिपल तलाक ला रहे हो, अपने घर की जो पत्नियों को छोड़ दिए, जो महिलाओं पर अत्याचार, और उसके लिए कोई चीज नहीं। सारी चीज ऐसा लगता है कम्युनलाइज की जा रही है, एजुकेशन उससे बहुत दूर तक बची नहीं। जी। इसलिए क्लासरूम बहुत डिवाइडेड हो चुका है। हालांकि मैं दिल्ली में हूँ, हालांकि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, इसलिए वहां जी। वो चीज विजुअलाइज नहीं होती, लेकिन महसूस तो होता है कि गांव तक में ये कितनी कड़ी नफरत फैल चुकी है। ये मेरी टिप्पणी। अच्छा, वहाँ पर आपकी क्लास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाँ किसी बच्चे ने ऐसे कोई नफरत भरी बात कही हो या फिर आपसे सवाल किया हो कि हाँ प्रोफेसर कि आप इस मुद्दे पर बोलते हैं मगर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं, जो एक वाटर बाउंड्री का जो एक वो है नैरेटिव है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हाँ आप इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? जैसे कश्मीर फाइल्स आई तब जो एक बाढ़ सी आ गई कि हाँ इसे अभी तक छुपा के रखा गया था, इस बारे में बात नहीं की गई थी, है ना? और आप अगर अपने क्लास के बारे में थोड़ा और बता सकें कि जैसे आप तमाम जितने भी आंदोलन हैं, आप तमाम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो क्या आपने सीए और एनआरसी के बारे में बात की और तमाम चाहे वो हिजाब का प्रकरण हो, तो उस पर जो क्लास में बच्चे हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? कई बार होता है कि टीचर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सवाल पूछते हैं। मतलब जी। ईमानदारी से मैं कहूँ तो सीधे खुल करके तो नहीं बोलते इस तरह से अच्छा। मेरे सामने, क्योंकि मेरी बातों से कई बार संतुष्ट होते हैं, और कई बार मैं बहुत सजग होकर के अपनी क्लासरूम में, चूंकि मैं एडहॉक प्रोफेसर हूँ, शुरू में ही बता दिया, बड़ी निगरानी रखते हैं भाई वो लोग, कि कहीं ऐसा ना बोल दे कि उसको नौकरी से निकाल दे। तो मैं अच्छा। साहित्य के रेफरेंस से कास्ट पर बात करता हूँ, जेंडर पर बात करता हूँ, कम्युनलिज्म पर बात करता हूँ। तो कई बार मौका नहीं मिल पाता, मगर जी। ऐसा नहीं है कि ये सवाल कभी आया नहीं, आता है पलट पलट के। बिल्कुल। क्लासरूम में इनडायरेक्टली आता है, सोशल मीडिया पर डायरेक्टली आता है। डायरेक्टली आता मेरी मुझे जब कहा जाता है कि मुल्लों की पैदाइश हो, तो वो हिंदू प्रिविलेज जो है ना मेरा, वो ध्वस्त हो जाता है। है। और मैं हाँ। सोचता हूँ कि मुल्लों की पैदाइश होना क्या बुरा है क्या? क्या जो मुस्लिम घर के बच्चे हैं वो इंसान नहीं है? आप मुझे गाली, और रोज ट्विटर पे गालियां पड़ती हैं, और रोज सोशल मीडिया पर गालियां पड़ती हैं हमें, कि आप इस पर क्यों नहीं बोले, आप कश्मीर पर क्यों नहीं बोले, आप इस पर क्यों नहीं बोले। हाँ। मैं भी उनसे पूछता हूँ कि तुम राजस्थान में ये जो जितेंद्र मेघवाल मारा गया, इस पे क्यों नहीं बोले? अगर मैं तुम्हारे ही तर्क को अपनाऊं, तो फिर तो तुम कहीं नहीं ठहरोगे। इस देश में बिल्कुल। रोज दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, पिछड़ों पर अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चलो, मैं गांव गांव दिखाता हूँ कौन काम मर्डर कर रहा है, किसकी जमीन कौन छीन रहा है। क्यों नहीं बोलते भाई हिंदू राष्ट्र वालों? ये हिंदू राष्ट्र वालों, जितेंद्र मेघवाल पर कितना प्रोटेस्ट किए तुमने? ये हिंदू राष्ट्र वालों, बस्तर बकसवा के जंगलों और हसवा के जंगलों पर कितना प्रोटेस्ट तुमने किया? ये आदिवासियों को जल जंगल में छोड़ा, और आदिवासी लाखों की तादाद में पलायन किए, तो हिंदू आदिवासी क्यों नहीं कहते? आदिवासी हिंदू कभी कहा तुमने? कोई फिल्म बनाई उस पे? और एक बात, ये पंडित कब से हो गए कश्मीरी? ये हिंदू थे ना? ये पंडित क्यों कहा तुमने? आज तक पंडित पंडित कहते थे, इस फिल्म में आकर के हिंदू कह रहे हैं कि कहीं जी। गड़बड़ हो जाएगा, हिंदू एकता बनानी है। हाँ। इसलिए ये तर्क कितना वाहियात और बेहुदा तर्क है। जब आप ये पूछने लगे, भाई कल को तुम हमसे पूछने लगोगे कि भारत विभाजन पर क्यों नहीं बोलते, अरे भाई तब हम पैदा ही नहीं होते। तुम नेहरू पर क्यों नहीं बोलते, अरे भाई आज आपके सामने, और ये होता है कोशिश, रोज जी। सोशल मीडिया पर टैग करके लोग हमें गालियां देते हैं। हाँ, लोग लोग मतलब ऐसे सवाल सीरियसली पूछते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुम कहाँ थे? तो मैं तो हाँ, उनको बोलता हूँ कि यार तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो हाँ। अगर मैं पैदा होता तो मैं ज़रूर दूसरी क्लास बोलता। में था, मैं दूसरी तीसरी क्लास में था, मुझे नहीं हाँ, पता। तो बताइए आपकी भी ज़िम्मेदारी बाँध देते हैं कि आप दूसरी तीसरी क्लास में क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं बोलना बोल चाहिए था। उस भाई? समय आप क्यों नहीं बोल रहे थे? ये असल में हो ये रहा है कौशिक की, अ, हमारे बीच एक ऐसी जनता पैदा कर दी गई है ना, जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने पर भी तर्क ढूंढ ले रही है कि देश के बिल्कुल। विकास के लिए पैसे की जरूरत है।
पैसे की और ज़रूरत है। 14 के पहले जब ये विपक्ष में थे तब कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिर गई है, सरकार भ्रष्टाचारी हो हाँ, गई, इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। मैं आऊँगा तो पाकिस्तान से आँख में आँख मिला कर के बात करूँगा। कितना क्या-क्या किया पाकिस्तान ने, क्या कर पा रहे हैं? चाइना पे बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते? असल में हमारे बीच एक ऐसी जनता पैदा कर दी गई है ना, जी, जो सरकार के पक्ष में खड़े होकर के उनका वकील बन रही है। ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। वो पेट्रोल डीजल के दाम को बुरा नहीं मान रही। हुँ, वो कह रही है पेट्रोल का दाम 200 रुपए हो जाए तो भी हम मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे। 80-20 का नारा देकर गर्मी शांत करने की बात करके, बुलडोजर की बात करके उत्तर प्रदेश जीत गए वो। इस हाँ, देश के विपक्ष के नेताओं को तो मतलब फिर से सोचना चाहिए। ऐसी राजनीतिक पार्टियां तो विनष्ट हो जाएं और जनता आंदोलन खड़ा करे, तब मैं चाहता हूं। आप अगर बोल नहीं पा रहे, मुसलमानों पर बोल नहीं पाते, महंगाई पर बोल नहीं पाते, दलित पिछड़े आदिवासियों पर बोल नहीं पाते, किस बात के विपक्षी दल हो? और उन्होंने सब कुछ कब्जे में कर लिया और सत्ता पूंजी उनके पास खड़ी है। करोड़ों जी, अरबों रुपए उनको फंडिंग होती है। तो हम वो लोग हैं जो रोज इन चीजों को झेल रहे हैं। ट्विटर पर टैग करके मुझे मुझे तो धमकी देते हैं। और एक वाकया बड़ा थोड़ा लाइटर मोड में कह दूं कौशिक, जी, जी, बताइए, मैंने बताइए। अपने सोशल मीडिया पर एक पता नहीं कैसे सेट हो गया, मैं हटाना चाह रहा हूँ, हट भी नहीं रहा है। हुँ, ऑटो हुँ। रिप्लाई का एक मैसेंजर में आ गया है। तो वो अच्छा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ऑटो रिप्लाई कर देता है, जिसमें मैंने ये मैसेज लिखा है कि हुँ। आपका आपका मैसेज मुझे मिल गया है, बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके संपर्क में रहूं। अब इसमें अच्छा, ऐसा होता तो क्या मतलब बड़े-बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा? है मैंने गलती से कर दिया हाँ, और तो वो मतलब अब रिप्लाई इंस्टाग्राम कर नहीं, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक को पता है कि हाँ, मतलब आप जो हैं पहले ही से एक सेलिब्रिटी हैं, तो रहा है। उन्होंने नहीं, लगता है बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये दे दिया है। हाँ, अब उसमें होता क्या है, वो वाला किस्सा मैं सुनाऊँ कौशल। हाँ, मुझे एक व्यक्ति ने खूब गालियाँ दी। "तू किस बात का हिंदू है? तू अगर अब हिंदू धर्म के खिलाफ बोला तो तुझे चौराहे पर काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे।" खूब धमकियाँ दी, खूब गालियाँ दी। और जब उसका मैसेज सेंड हुआ मुझे, तो मेरा ऑटो रिप्लाई उसको गया कि आपका बहुत धन्यवाद अच्छा, और आपने मुझे मैसेज किया, जी, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं हँसा बड़ी देर तक, फिर मैं सोचा कि मैं यादव ओबीसी हूँ, तब मुझे इतनी गाली पड़ रही, तो दलित को कितनी गाली पड़ रही होगी, आदिवासी जी, को कितनी गाली पड़ रही होगी। और मुसलमान होने का मतलब तो आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ वो पीड़ा मैं बयां नहीं कर सकता जो इस देश में आज एक अकलियत का इंसान सोच रहा हूँ। लालू यादव जेल में है, अभी मेरे नाम के आगे यादव लिखा है, मैं लालू यादव का नाम ले, लोग मुझे जातिवादी कह देंगे, हालांकि मुझे फर्क वर्क नहीं है। इस देश में सबसे जी, बड़ा भ्रष्टाचार क्या क्यों लालू यादव ने किया? हाँ, लालू यादव ने एक गलती की, सांप्रदायिकता के रथ को छाती पे चढ़ करके उस रथ को रोका। रोका। जी, कहा, बुलंदी से कहा कि इस देश में जितना प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, उतना एक आम इंसान आम की जान आदमी की की कीमत कीमत है। हम दंगा नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में। जी, मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम होकर के बदनाम हुए, क्योंकि कार सेवकों पर गोली चलाई और कहा कि गैर संवैधानिक काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन लालू मुलायम का नाम आते ही बड़े-बड़े प्रगतिशील और सेकुलर लोगों का भी चोला उतर जाता है। किसने लड़ाई लड़ी है? समाजवादी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी है, गांधी ने गोलियां खाई हैं उसके लिए। और जी, आज हमारे सामने ये सब खत्म हो रहा है। इसलिए मैं बहुत कई बार बहुत निराश होता हूँ, मगर उम्मीद, चूंकि हमारे पुरखों ने जिस दौर में लड़ाई लड़ी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो इतना कुछ है। मैं उम्मीद करता जी। हूँ कि जनता को ये बात समझ में आएगी, हमारा नागरिक बोध एक दिन जागेगा और शायद हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँगे, इनकलाब ज़रूर होगा। जी, आप जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं, चूँकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी है उम्मीद की कश्ती और मीडिया के झूठ। तो आप चूँकि जो भी हमारा जो एक युवा वर्ग है, आप उससे लगातार बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे चाहे अपने क्लास में या फिर अपने आस-पास। तो आप उस उम्मीद की कश्ती को अभी आप कहाँ देखते हैं कि अभी वो क्या वो कश्ती अभी तैर रही है? कहाँ तक जा सकती है? क्योंकि इस दौर में क्योंकि अगर हम बात करें तो यूपी चुनाव में भी उस कश्ती को बहुत तैराने की कोशिश की गई और मुझे लगता है एक अच्छा फाइट दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ कमी रह गई, तभी जो है सांप्रदायिक ताकतें वापस उत्तर प्रदेश में आ गई। तो आप कहाँ तक देखते हैं? आपको क्या मतलब जो आज का युवा वर्ग है, उससे क्या आपको उम्मीद है? और अगर है तो मतलब आप कितने सालों में देखते हैं कि हाँ, उनका जो नागरिक बोध है, वो वापस आ सकता है? पहले तो मैं कुछ इंटरनेशनल बातें करने जा रहा हूँ। शेर जंग गर का शेर पढ़ने आ रहा हूँ।
नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही, हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेकरार सही। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। अब उसके आगे एक और इंटरनेशनल शेर, पाकिस्तान का शायर है, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ और दावे से कहता हूँ कि लिटरेचर कल्चर, इसका कोई राष्ट्र नहीं होता, इसका कोई देश धर्म जाति नहीं होती जी। और हबीब जाली फैज से भी मतलब अच्छा। बड़े शायर को याद कर, हबीब जाली। फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। कौशिक, मैंने आपकी भी कई कविताएं पढ़ी, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और वो प्रतिरोध कविताएं होती हैं। तो फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो तेवर, वो इनकलाबी जुनून बहुत सबसे खतरनाक होता है, सपनों का मर जाना। अवतार सिंह पाश, मुझे तो, मैं उस विरासत का व्यक्ति हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना, आगे ले जाना, और आगे न ले जा सको तो यहीं छोड़ देना। डॉक्टर लोहिया ने कहा सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, अच्छे लोग राजनीति में ना आए तो बुरे लोगों के राजनीति के शिकार होते हैं। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार, भगत सिंह, गांधी, इनके सपनों के भारत में मैं हूं तो मैं अंततः नाउम्मीद तो नहीं हो सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि संविधान के मूल्यों पर भरोसा रखने वाली आम आवाम एक दिन जागेगी जरूर, हिसाब करेगी जरूर कि उमर खालिद को इतने दिन जेल में क्यों रखा, खालिद सैफी को जेल में क्यों रखा, सोनी सूरी पर इतने अन्याय अत्याचार क्यों किए गए जी। प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े, गौतम लखा, बर्बर राव को क्यों जेल में रखा, जवाब देना पड़ेगा। नजीब कहां है, रोहित की सांस्थानिक हत्या क्यों की गई, जवाब देना पड़ेगा। आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे। वीरेन डंगवाल की कविता सुनाता हूं कौशिक। मैं नहीं झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है, अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने। इस संवैधानिक मूल्यों में भरोसा रखने वाले, लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपज जो लोग थे, जो प्रोफेसर हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, मेरे जैसे प्रोफेसर हैं, आप जैसे तमाम एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोग जो संवैधानिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं, आइए हम सब मिलकर एकजुट हों और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जो ताकतें खड़ी हैं उनके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करें। मैं उम्मीद करता हूं कौशिक वो जन आंदोलन जरूर खड़ा होगा। बेशक उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, विपक्ष के नेता 4.5 साल घर में रहेंगे और 4 महीने में सोचेंगे चुनाव जीत जाए, तो नहीं हो पाएगा जी। नफरत करना तो आसान है, फिर भी वो 24 घंटे 12 महीने 5 साल चुनाव के मोड में है। उनके पीछे अंबानी अडानी खड़े हैं, उनके पीछे सांस्कृतिक संगठन नफरत फैलाने वाला आरएसएस खड़ा है, फिर इसलिए वो चुनाव जीत रहे हैं। हमारे पास मोहब्बत का पैगाम है, लेकिन हमारा काम कठिन है। दो लोगों को आपस में लड़ाना हो बहुत आसान है, उन दोनों की मोहब्बत की बात करानी हो मुश्किल है। हम गांधी की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, जो मुश्किल रास्ता है लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए लाख उत्तर प्रदेश का चुनाव आने, 22 हारे, 24 भी हारेंगे। हम नहीं चाहते कि 24 हारें, हम चाहते हैं कि 24 में जाएं, फिर भी नाउम्मीद हम नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि इनकलाब की आवाज बुलंद हो। चूंकि मैं आज उमर के पेज पर हूं तो मैं उमर को सैल्यूट करता हूं, उन सारे नौजवानों को सैल्यूट करता हूं जो जेल में हैं। वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं
और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, क्योंकि वो संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े। जी। जी। मतलब एक अच्छे दिन का सपना जैसे मोदी जी ने दिखाया, आपने उजले दिन का सपना दिखाया हम सबको, है ना? दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फ़र्क है। दिन जुमला था और कभी कभी जुमला नहीं लिखता। वीरेंद्र डंगवाल ने जुमला नहीं लिखा। वीरेंद्र जी, डंगवाल अपनी कल्चरल लेगेसी को कैरी ऑन करते हुए कहते हैं कि लाखों साल इस इंसानियत पर जाने कितने जुल्म और सितम हुए हैं, हम सबसे बिल्कुल। लड़ते हुए यहाँ तक आए। बड़े बड़े तानाशाह आए और चले गए, मारे गए लोग, जेल में गए लोग, उन सब की कुर्बानियों से ये मुल्क यहाँ तक पहुंचा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की यारी का हम CNRC में नारा लगाते थे। साझी ताकत विरासत। साझी जी, शहादत से बनी वो शादी विरासत था। उसकी ताकत हमें कहती है कि उजले दिन जरूर आएंगे। और ये बिल्कुल। जुमला नहीं, ये भरोसा है। जी। जी, जी, बिल्कुल, ये भरोसा मुझे भी है कि उजले दिन आएँगे। एक आखिरी सवाल बस उसी उजले दिन पर कि अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें, ठीक है? तो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उससे लड़ाई का रास्ता, समाजवाद का रास्ता कैसे होगा? मतलब आप समाजवादी ताकतों को इस वक़्त इस देश में आप कहाँ देखते हैं? और सांप्रदायिक ताकतों से आप उसे किस तरह से आप मतलब आप किस तरह से चाहते हैं कि वो लड़ाई लड़ें और क्या वो उस तरह से लड़ाई लड़ पा रहे हैं, समाजवादी ताकतें? ऐसे किसी भी जनवादी जन सरोकारी संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नंबर एक बात, जी, लंबी लड़ाई होती है। बिल्कुल। दूसरी, समाजवाद, समाजवाद आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्या है? समता, संपन्नता, सह अस्तित्व, इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी, मतलब सब सब बराबर हैं। लोहिया सप्त क्रांति की बात करते थे, नर नारी की बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, सांप्रदायिक सौहार्द, सब कुछ इस सप्त क्रांति में था। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक मूल्यों में लिख गए कि इस मुल्क के कमेरा लोग, मेहनतकश आम आवाम एक है। चौधरी जी, छोटू राम उसे कमेरा कहते थे। हमारे रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू उसे श्रमजीवी कहते थे। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ये नारा लगा। तो इस पूरी लड़ाई में हमारे पास एक विरासत है। वो जी, समाजवाद की है, वो अम्बेडकरवाद की है, वो संविधानवाद की है, एक हद तक वो गांधीवाद की है। और सब मिल करके आज जरूरत केवल इस बात की है, न्यूनतम सहमति बनाइए, अधिकतम बिल्कुल। सहमति की जरूरत नहीं है। समाजवाद, समाजवादी पार्टी से बड़ी चीज है। जनता दल जी, बना था एक जमाने में, समाजवादी धड़े टूट के बिखर गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हजार मुंह ऑक्टोपस जैसे हजार हाथ पर रख करके कहीं धर्म के खिलाफ बुलवाता है, कहीं जहर उगलवाता है, कहीं कुछ करवाता है, बाद में कहता है हमारे लोग नहीं है। वो हाँ। ऑक्टोपस है, अमीबा मतलब पर उन्होंने तो नहीं, नहीं आप सोचिए कि उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा जो सिपाही था नाथूराम गोडसे, जिन्होंने मतलब राष्ट्रपिता को गोली मार दी, उन्होंने उसको भी डिसोन कर दिया कि ये तो हाँ, हमारा है ही नहीं। हाँ। तो अरे योगी आदित्यनाथ ये RSS का नहीं, बीजेपी का भी नहीं है। अजय जी, सिंह बिष्ट इनमें से किसी संगठन का नहीं है, लेकिन उनका चेहरा है, क्योंकि मोदी को भगवा बोलना पड़ता है और अजय सिंह बिष्ट भगवा लेके घूम रहा है। अगला अगला व्यक्ति इस भारत का भाग्य विधाता अजय सिंह बिष्ट को बनाने वाले हैं वो लोग। क्या इस देश के मुल्क के आवाम आवाम सोच समझ जाएगी? ये कब्र से उठाकर बलात्कार करने वाले लोग, यही यूएसपी की। मैं कौशिक एक उम्मीद देखता हूँ और वही दिशा जी, है। वो जी, उम्मीद है, जितने भी लोग संवैधानिक मूल्यों में, इंसानियत में, अपने नागरिक बोध में न्यूनतम सहमति बनाएं और एकजुट हो जाएं। आज ही मैं देख रहा था 15 करोड़ वोटर हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को अधिकतम 4 करोड़ वोट भी नहीं मिला जी, है। 11 करोड़ लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। 30%, 35%, 36% पे सरकार बना के वो पूरे मुल्क की जड़ को मट्ठा डाल रहे हैं और 60-65% लोग दूसरी तरफ खड़े हैं। सियासत से एक लिमिट तक ही आप उम्मीद करते हैं, मगर आवाम जिस दिन खड़ी हो जाए, हमारी चुनौती आवाम है। जी, जिस RSS ने 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सपना देखा है, उस RSS के सामने खड़े होकर के कहने की जरूरत है कि भारत कभी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू और राष्ट्र ना है, न हिंदू ना राष्ट्र बने। रहेगा। आंख में आंख डाल करके जरूर, और निडर लोग ही लड़ सकते हैं इनसे। अगर आप करोड़ों रुपए कमा करके बैठे हैं, पार्टी चला रहे हैं,
तो ईडी, सीबीआई और इनसे डरिए। अरे हमारे पास खोने को कुछ नहीं। कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी केवल बेड़ियां जंजीरें, पाने के लिए पूरा जहां है। ये लड़ाई का एकमात्र सूत्र है। अधिकतम सहमति की बजाय न्यूनतम सहमति में समाजवाद भी एक विचार है। जी। गांधी और अंबेडकर में बहुत क्लैश है, मगर मैं बिल्कुल। फिर भी कहता हूं गांधी और अंबेडकर के बीच एक रिश्ता है। अंबेडकर गांधी की हत्या करने वाले नहीं, गांधी की जान बचाने वाले व्यक्ति का नाम है। कर लिया पूना पैक्ट, लेकिन गांधी के साथ खड़े हो गए, कहे कि हाँ ठीक है। और गांधी ने अपने भीतर सुधार किया, और गांधी ने अपने अंतिम दिनों में कहा कि केवल अंतरजातीय विवाहों में ही शामिल होऊंगा, और केवल अपनी जाति में विवाह करोगे तो नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि अगला जन्म मेरा अगर हो तो मैं भंगी घर में पैदा होऊंगा। गांधी बदलाव का नाम है। जी, शायद ये बदलाव उनके अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकर से जो उनके वार्तालाप हुए, कॉन्वर्सेशन हुए, शायद उसी की वजह से हुआ ये झगड़ा बदलाव। लड़ाई हुई, दोनों हाँ। लड़ते थे आपस में, हत्या नहीं किए। जी। ये हत्यारे लोग जो हिंसा की पूजा करते हैं, विजयदशमी पर हथियार की पूजा करते हैं, इनके देवी देवता हाथ में हथियार लेकर के हिंसा की। अरे भाई परशुराम कौन है? मैं गुलामगिरी के रेफरेंस से बोल रहा हूं, और किसी रेफरेंस से नहीं बोल रहा हूं। गुलामगिरी के रेफरेंस से बोल रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने लिखा है। कौन है परशुराम, कौन है ब्रह्मा, कौन है ये सारे लोग? अरे लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हमारा वैल्यू है। हमें एक आइडिया ऑफ इंडिया ऐसी बनाना था जिसमें सब बराबर हो। और आप कैसा देश बना रहे हो? गोबर में विज्ञान, बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता, नाली के गैस से चाय बनाता था, भगवा झंडा तालाब में चला गया तो गया मगरमच्छ को मारा, झंडा ले आया और मगरमच्छ का बच्चा भी ले आया। यही नई अच्छा शिक्षा बिल्कुल। नीति, यही सब सिलेबस में लगाएंगे ये सब कल को। लड़ाई का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है कौशिक। आंख में आंख बिल्कुल। डाल करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा अड़ा करके खड़े होने की जरूरत है। डालना है जेल में, हमें भी डालो, लेकिन हम उमर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम खालिद बिल्कुल। सैफी के साथ, हम प्रोफेसर हनी बाबू के साथ, गौतम नौलखा, बरबर राव, प्रोफेसर आनंद तुमड़े के साथ खड़े हैं, सोनी सूरी के साथ खड़े हैं, और बस्तर बकसवा के जंगलों के आदिवासियों के साथ खड़े हैं। इतनी एका बना ले, मुझे लगता है कौशिक, हम बचा लेंगे अपने मुल्क के इस आईन को, हम इस जमहूरियत को बचा लेंगे और अपने नागरिक बोध को बचा लेंगे। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है, हम सबको एकजुट होकर के मुट्ठी से मुट्ठी बांध करके। ये बहुत डरपोक लोग हैं, ये बहुत कमजोर हैं, क्योंकि पावर में इसलिए वो है। जिस दिन आप सामने आंख में आंख डाल करके निडर खड़े हो जाइए ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यही रास्ता है। जी। इनकलाब जिंदाबाद। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आपने जो बात कही कि इस आंदोलन का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, इस लड़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, तो मैं उसी बात पर ख़त्म करूँगा कि जब उमर से मेरी बातचीत होती थी इस बारे में, तो मैं कई बार उससे कहता था कि यार इतने इतने मतलब निराशावाद के माहौल में ऐसा लगता है कि हम लगातार हर लड़ाई हारते जा रहे हैं। तो उसके बाद तुम अपने आप को मतलब मोटिवेटेड कैसे रखते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो प्रयास कर रहे हो, जो कोशिशें कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? तो उमर ने एक बात कही थी। उमर ने कहा कि हो सकता है कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये लड़ाई जो है वो हारते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कल जीतेंगे, कल यानी कि हो सकता है आने वाले कई सालों बाद, तो हम इसी वजह से जीतेंगे कि आज कुछ लोग बोल रहे थे। और अगर आज उन कुछ लोगों ने बोलना बंद कर दिया, तो आने वाले कई सालों बाद भी हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएँगे। तो जब आने वाले कई सालों बाद जब हम जीत जाएँगे, तब हम याद करेंगे कि अच्छा एक समय ऐसा भी था जब हम सोचते थे कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब जो भी हमारी कोशिशें हैं वो बेकार जा रही हैं, तब भी हमने कोशिशें जारी रखी और तभी हमने वो आने वाला कल देखा। तो ये बात उमर ने कहा था, जो मुझे हमेशा, मतलब जब भी मैं खुद से भी ये सवाल करता हूँ कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हमेशा मुझे उमर की ये बात जो है वो याद रहती है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर लक्ष्मण यादव जी कि आप हमसे जुड़े, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह के आयोजन फिर से ना करना पड़े। हमें इस देश की जो न्यायपालिका है, जो इस देश का संविधान है, जो इस देश का संविधान के जितने भी आयाम हैं, वो हमें ये मौका ना दे कि हम किसी भी ऐसे इंसान की रिहाई की माँग करने के लिए आयोजन करें, जिसका कि जुर्म सिर्फ़ इतना था कि उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हमें ऐसा आयोजन ना करना पड़े, लेकिन अगर इस देश की न्यायपालिका जो है, अगर वो न्याय देने में देरी लगाएगी, तो हम फिर से इस तरह से इकट्ठा होंगे और उनको ये याद दिलाते रहेंगे। हर एक दिन उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आज 500 दिन हो गए, आज 12 महीने हो गए, आज 18 महीने हो गए, आज 2 साल हो गए। हम उनको एक-एक दिन का हिसाब रखेंगे कि आप इतने दिनों तक आप आपकी जो संवैधानिक ड्यूटी है, आप उसमें फ़ेल कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया
प्रोफेसर लक्ष्मण बहुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आप सबका भी शुक्रिया, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत-बहुत शुक्रिया।